हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। चैप्टर 2 का ये टॉपिक है और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट। तो इसमें मैं आपके साथ हेनरी फेयोल ने कौन कौन से जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स, वो हम डिस्कस करेंगे। इनको हम जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, ठीक है। So let's start. Number 1, division of work. The work is divided into small jobs or departments so that work can be done with efficiency and leads to specialization. अगर हम वर्क को डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, अगर हम वर्क को डिवाइड कर दें तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जब वर्क आपका कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसमें एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन दोनों ही दिखाई देगी। स्पेशलाइजेशन ऐसे कि एक आदमी को मालूम है कि उसे वही जॉब करना है तो वो लगातार उस काम को अच्छा करेगा, इसलिए स्पेशलाइजेशन। एफिशिएंसी क्योंकि काम डिवाइड हो जाएगा, काम कम हो जाएगा। ओके, सो डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड वन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट वर्क। किसी भी काम को करने के लिए अथॉरिटी मतलब पावर, जो ताकत आपको मिली है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उस काम को करने का दायित्व जो आपका है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये दोनों आपके टर्म के मीनिंग हो गए। अब आते हैं कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है। तो इफ वर्क इज गिवन और अलॉटेड टू समवन देन प्रॉपर अथॉरिटी शुड बी गिवन टू हिम। अगर किसी को कोई काम दिया जा रहा है तो उसे साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसे अथॉरिटी भी देनी चाहिए, मतलब उसे काम करने का कोई ना कोई ताकत भी देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्लास का मॉनिटर बना दूं और मैं आपसे कहूं कि आपको बच्चों को चुप कराना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर हमने आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी, मतलब आप बच्चों से कुछ कह नहीं सकते, आप बोर्ड पर उनका नाम लिख नहीं सकते, आप मुझसे आकर शिकायत कह नहीं सकते, ये सब क्या है? ये सब अथॉरिटी है। अगर ये सब पावर्स मैं आपको नहीं दूंगी, अथॉरिटी नहीं दूंगी, तो आप ऑब्वियस है कि अपने काम को सही से नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हुआ? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फेयोल कहते हैं कि अगर किसी को काम दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो उसको पूरा करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी भी देनी चाहिए, उसे कुछ पावर भी देनी चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छा कर सके। दिस रिड्यूस डिले इन वर्क एंड लीड्स टू वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। इससे होगा क्या कि काम जल्दी खत्म होगा, टाइम पर खत्म होगा, और रिड्यूस डिले इन वर्क यानी काम में कोई देरी भी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको कुछ पावर दे दी तो कुछ डिसीजन उसको खुद लेने के लिए फ्रीडम मिल गई। देन आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, डिसिप्लिन। इट एंश्योर कोड ऑफ कंडक्ट, अ वर्क कमिटमेंट बाय सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, फेयर एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होना, एक हेल्दी कॉन्ट्रैक्ट होना। कोड ऑफ कंडक्ट यानी वर्कर्स को किस तरह अपने नियम के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, और जो हमारे सुपीरियर हैं उनको भी एक नियम को फॉलो करते ही एक सबऑर्डिनेट को ट्रीट करना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। एक कमिटमेंट, एक अगर मैं कहूँ तो एक वचन टाइप का जो आप अपने काम के प्रति दें कि हाँ मैं ये चीटिंग नहीं करूंगा, तो मैं ये चीटिंग किसी हाल में नहीं करूंगा। सो दैट इज व्हाट डिसिप्लिन टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट वी कम टू यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हमसे कहता है इट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। इसमें मेन अगर मैं देखूं तो वन बॉस ओनली वर्ड है कि हमें हमारी पूरी इंडस्ट्री में केवल इस तरह का सिस्टम चलना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में एक हेड हो, उसी को सब कुछ ऑर्डर वो आपको एक ही बॉस ऑर्डर दे और आप भी उसी को, एक बॉस को ही आंसरेबल हो। अगर कई सारे आपके सुपीरियर होंगे, कई सारे बॉस होंगे, तो हो सकता है कि आप किसी की बात माने, किसी की ना माने। और अगर आप सबकी बात मान रहे, हो सकता है कोई एक बॉस कुछ डिसीजन ले रहा हो और कोई एक बॉस कुछ और काम करने के लिए आपको दे। तो उस केस में एक क्या होगा, एक वर्कर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ऑर्डर किसका मानूं। तो ये एक इंडस्ट्री में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए ये यूनिटी ऑफ कमांड हेल्प करता है कि जो कमांड आ रहा है वो एक यूनिटी की तरफ से आना चाहिए, यानी एक ही बॉस की तरफ से आना चाहिए, जिससे हमारा कंफ्यूजन भी कम होगा और बॉस जो हैं अलग अलग, वो उनके ईगो भी क्लैश नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच, क्योंकि एक डिपार्टमेंट को एक ही बॉस संभालेगा तो किसी और का उस काम पर लीडरशिप नहीं होगी, तो ईगो क्लैशेस भी नहीं होंगे एक इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट फॉलोज वन यूनिट वन प्लान। इसमें मेन वर्ड देखूं तो वन यूनिट वन प्लान, यानी कि
एक यूनिट को एक ही काम करना चाहिए, एक ही प्लान को पूरा करने के लिए सारी कोशिश करनी चाहिए, विच इज पॉसिबल थ्रू कोऑर्डिनेशन। ऑल एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय शुड बी इन वन डायरेक्शन, यानी कि जितने एम्प्लॉय हैं उस एक डिपार्टमेंट के, उनका काम वही हो कि अल्टीमेटली हमें इसी गोल को पूरा करना है। ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट का कुछ और गोल है तो एक डिपार्टमेंट का कुछ और गोल है तो एक डिपार्टमेंट का कुछ और नहीं। ऐसा होना चाहिए कि पूरे एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम हो रहा है वो अल्टीमेटली एक ही प्लान को पूरा करे। ठीक, अलग अलग डायरेक्शन हर डिपार्टमेंट के नहीं होने चाहिए, वरना ये केओस क्रिएट करता है। ओके, देन वी मूव टू आर सिक्स प्रिंसिपल हमसे कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दिस प्रिंसिपल सेज दैट एन एम्प्लॉय शुड गिव प्रायोरिटी टू हिज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स रादर देन पर्सनल गोल्स। मतलब कि हमें अपने एज अ वर्कर अपने पर्सनल गोल्स पर कम ध्यान देना चाहिए, और अगर हम किसी इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो पहले उनके गोल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसका जैसे जो बुक मैं रेफर करती हूँ उसमें एक एग्जांपल था कि एक दिन एक वर्कर को किसी हॉलीडे पे जाना था और उसी दिन बिजनेस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उस वर्कर ने क्या किया कि अपना वो हॉलीडे ट्रिप कैंसिल करके उसने वो मीटिंग अटेंड करना जरूरी समझा। तो ये क्या है, ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी जो एक आदमी का अपना इंटरेस्ट था उसे उसने जनरल इंटरेस्ट में मिला दिया, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे मिला, इस इंटरेस्ट में मिला दिया। सो दिस विल बी। देन आते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन टू पे फेयर वेजेस टू एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फर्म्स कैपेसिटी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय। आपको इतना वेजेस देना चाहिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको इतना रिम्यूनरेशन देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को कि वो उनको सेटिस्फैक्शन भी हो, साथ ही साथ फर्म की कैपेसिटी भी उससे पूरी हो। ऐसा ना हो कि फर्म बहुत ही घाटे में चल रही है तो भी आप अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हो, या दूसरे केस पे आ जाए तो फर्म बहुत अच्छा ग्रो कर रही है लेकिन आपने अपने वर्कर्स की सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ाई, जो चल रही थी पुरानी वही चल रही है। तो ये एक तरह से अनसेटिस्फैक्शन आ जाएगा वर्कर्स के अंदर कि हम तो इतनी मेहनत किए, प्रॉफिट इतना कमाए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन ये प्रॉफिट हमें तो इसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। रिम्यूनरेशन लेवल हमेशा सेटिस्फैक्शन, एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करे इतना होना चाहिए, प्लस फर्म की कैपेसिटी को भी ध्यान में रख के आपको रिम्यूनरेशन सेट करना चाहिए। नेक्स्ट वी मूव टू आवर 8th प्रिंसिपल, जो कि हमसे कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization means authority on top level and decentralization means power distributed at all levels. There should be balance between both. देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि सारे डिसीजन केवल टॉप लेवल को लेने की आज़ादी है, ठीक, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि आप सारे अथॉरिटी और पावर डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दे कि जो जिस डिपार्टमेंट का है हेड उसको डिसीजन लेने की, उसको अपने डिपार्टमेंट से डिसीजन लेने की पूरी अथॉरिटी आपने दी है। इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो फेयोल के अकॉर्डिंग एक बिजनेस में, एक इंडस्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। यानी अगर रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं तो वो टॉप लेवल ही बनाए, उसे हम डिपार्टमेंट वाइज नहीं बांट देंगे वरना हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बिखर जाएगी। और वहीं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से लेके डिसीजन है कि कितना रॉ मटेरियल आए, ठीक है, कहाँ पे किस चीज़ में कितना रॉ मटेरियल लगाना है, इस सब का डिसीजन टॉप लेवल ले। इससे अच्छा है कि इस सब का डिसीजन वो इंसान ले जो उस डिपार्टमेंट में लगातार काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट को लगातार देख रहा है। अगर वो ये डिसीजन लेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लेगा। तो वहाँ पे हमें पावर्स को डिसेंट्रलाइज वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो यही हमारा प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। It ensures proper communication by proper chain of superior and subordinate, and if direct contact required then it's called gangplank। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब होता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे टॉप लेवल ने कोई आदेश दिया तो सीधे टॉप लेवल आकर वर्कर्स को बताने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। एक इंडस्ट्री में क्या होता है, टॉप लेवल कोई रूल्स डाल रहा है तो वो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद वो आपके डिपार्टमेंटल हेड तक पहुंचेगा, डिपार्टमेंटल हेड के बाद वो फोरमैन तक पहुंचेगा और फोरमैन के बाद वो ऑर्डर वर्कर्स तक पहुंचेगा। इस चेन को जब हम फॉलो करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्केलर चेन, यानी कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो एक चेन को फॉलो करते हुए हो रहा है। इसी तरह अगर वर्कर को कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है तो वो वर्कर सीधे
टॉप लेवल से जाकर अपनी शिकायत नहीं करने लगेगा, वो अपने हेड को बताएगा, अपने फोरमैन को बताएगा, और फोरमैन उसको डिपार्टमेंट हेड को बताएगा, और उसको डिपार्टमेंट हेड सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा सीरियस रीज़न है तो वो शिकायत आगे पहुंचा दी जाएगी। तो यही एक चेन को फॉलो करना होता है, जो कि फेयोल हमसे कहते हैं कि ये हमें फॉलो करना चाहिए एक इंडस्ट्री में। और अगर कुछ जगह पर ये चेन फॉलो नहीं करनी है, मतलब तोड़नी है, कि बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन आपको तुरंत लेना है और उसके लिए आप ये स्केलर चेन फॉलो नहीं कर सकते, वरना डिसीजन लेने में बहुत देरी हो जाएगी, तो उस केस में क्या है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो उस पर्सन को या उस डिपार्टमेंट को जिससे आपको काम है, जिससे आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो इस मेथड को हम जब डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं तो इसको हम गैंग प्लान कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज रॉ मटेरियल आए हैं और रॉ मटेरियल अभी आपकी इंडस्ट्री में आना बाकी है, उसके लिए आपको कैश पेमेंट करनी है। अब अगर आप ये डिसीजन आप ऊपर से लेने जाओ कि नहीं, पहले हम अपने हेड को बताएं, फिर हम अपने जो अदर मैनेजर्स हैं उनको इन्फॉर्म करें, फिर टॉप लेवल पे जाए, तब जाके हमें पैसा मिले कि हम रॉ मटेरियल खरीद सकें, तो ये बहुत देर हो जाएगा, तब तक हमारी प्रोडक्शन बहुत डिले हो जाएगी। उस केस में क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है या प्रोडक्शन हेड जो है किसी एक डिपार्टमेंट का, वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल हेड से। ठीक है, जो हमारे एक इंडस्ट्री में एक फाइनेंशियल हेड होता है जो फाइनेंस का काम देखता है, सारा मॉनेटरी टर्म्स देखता है, हम डायरेक्ट जाकर उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे पैसे के लिए कह सकते हैं कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, जल्दी इसको सैंक्शन कर दो ताकि हम रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए मंगा लें। तो जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तो ये क्या कहलाता है, ये गैंग प्लान कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू आवर नाइन्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब होता है राइट प्लेस फॉर ऑल द रिसोर्सेज, वेदर इट इज ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज। यहाँ पे ऑर्डर मतलब कोई आदेश नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर मतलब सिस्टमैटिक वे है कि सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, हर चीज की एक जगह तय होनी चाहिए एक इंडस्ट्री में। अगर नहीं तय होगी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, केओस हो जाएगा, वर्कर्स हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा सामान या कौन सा डिपार्टमेंट हमें कहाँ मिलेगा। आज फर्स्ट फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट है, परसों सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गया, या नेक्स्ट दिन कहो फिफ्थ फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। तो हर चीज की, हर डिपार्टमेंट की, हर सामान की, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे मटेरियल रिसोर्स हो, एक जगह तय होनी चाहिए एक इंडस्ट्री में, यही ऑर्डर हमसे कहता है। देन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर रिगार्डिंग एनी बेसिस बिटवीन एम्प्लॉयज रिगार्डिंग कास्ट, क्रीड, जेंडर। यहाँ पे फेयोल कहते हैं कि एक ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए कि कहीं किसी के बीच भी भेदभाव ना हो, इक्विटी होनी चाहिए। जैसे मेन और वुमेन अगर वो काम इक्वल कर रहे हैं तो उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वली हमें पे ऑफ करना चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा इक्विटी लेवल आ जाता है। देन आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर ऑफ पर्सनल होता है किसी इंसान की, किसी एम्प्लॉय की काम करने की अवधि। ठीक, तो स्टेबिलिटी इन जॉब इज रिक्वायर्ड बाय रिमूविंग फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय। हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को ऐसे रखना चाहिए कि वो अपने बिजनेस में अपनी पोजीशन पे कुछ टाइम तक बना रहे, ना कि हमें बार बार उसकी जॉब को चेंज कर देना चाहिए, या ना कि उसका बार बार प्रमोशन कर देना चाहिए, या फिर ट्रांसफर कर देना चाहिए, या फिर डिमोशन कर देना चाहिए। एक टेन्योर फिक्स रखनी चाहिए हमें हर वर्कर की कि तुम इतने टाइम यहाँ पर काम करो, अच्छा हो रहा है तो आगे प्रमोशन करेंगे, और नहीं अच्छा हो रहा है तब तुम्हारा कहीं डिमोशन की बात आएगी या फिर तुम उसी डिपार्टमेंट में रहोगे। तो ये टाइम एक देना चाहिए हर इंडस्ट्री को अपने एम्प्लॉयज को या फिर अपने एम्प्लॉयर को, ताकि वो अपनी जॉब को समझ सके और सही से पूरा कर सके। तो ये स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए एक इंडस्ट्री में। देन आते हैं इनिशिएटिव, कीप मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देयर सजेशंस, एडवाइस इन ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव होता है कि एम्प्लॉयज को हर वक्त मौका देना कि वो किसी भी काम में बढ़ चढ़ के मौका लें, उन्हें लगातार मोटिवेट करना चाहिए, उनकी राय सुननी चाहिए, उनके डिसीजन सुनने चाहिए कि वो क्या चाहते हैं या वो किसी नए प्लान में क्या नया एडिशन करना चाहते हैं जिससे और काम अच्छा हो सके। तो ये मौका, ये इनिशिएटिव उन वर्कर्स को देना चाहिए, उनकी एडवाइस वगैरह ऑर्गेनाइजेशन को लेनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये हमसे कहता है टू वर्क लाइक अ टीम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टू वर्क इन यूनिटी बाय रिप्लेसिंग आई विद मी। हम लोगों को एक यूनिटी, एक टीम वर्क में काम करना चाहिए, यही एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये आपका जरूर आता है एग्जाम में एस्पिरिट डी कॉर्प्स, क्योंकि ये नाम समझना थोड़ा दिक्कत होती है। इसका सिंपल मीनिंग है टीम वर्क, यानी एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को टीम की तरह काम करना चाहिए, तभी जाके काम
एक अच्छा काम हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, यानी हमें आई को वी से बदल देना चाहिए। सो दैट इज ऑल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कोई नया टॉपिक लाऊंगी मैं, जिसे आपको समझाऊंगी। मैं इसके नोट्स, जैसा कि नोट्स के लिए होता है कन्फ्यूजन, तो मैं इसके नोट्स आपको लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मेरा ब्लॉग है, आप उस पर विजिट करें, आपको ये सारे नोट्स उस ब्लॉग पर मिल जाएंगे। आप अपने खुद के नोट्स उससे हेल्प लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।